आज हम लोग जो 12 का फिजिक्स है उसमें हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट का सारा लेक्चर पढ़ लिया। और उसमें जो भी तुमको किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन बनाने में हो या तुमको कोई भी पोर्शन तुमको समझ में नहीं आ रहा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ, किसी में भी, तो वह हमसे कोई भी पोर्शन पूछना हो या राइसोल ऐप पर जा करके प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो। और तुमको जो भी तुमको पोर्शन पढ़ना हो या पूरा सिलेबस हो या कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो या डाउट हो तुमको जो कि दूर नहीं हो रहा, जे मेंस, एडवांस या नीट, इन सब की प्रिपरेशन में दिक्कत हो रही हो, तो हमसे संपर्क कर सकते हो। बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तुमको जो भी स्टूडेंट चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स भी उस ऐप पर उपलब्ध हैं। और जे मेंस, एडवांस, इन सबों के लिए या नीट, इन सबों के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस उसमें प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध है। तो राइसोल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क भी कर सकते हो। पर्सनल डाउट भी उस पर क्लियर किए जा सकते हैं और पर्सनल टाइम भी ले सकते हो, जिससे कि तुम कोई भी पोर्शन भी पढ़ाई कर सकते हो। तो आज हम लोग इस लेक्चर में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो चैप्टर 8 है और एनसीईआरटी का जो वॉल्यूम 1 का ये लास्ट चैप्टर भी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तुमको क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पहले तो जो कि तुमको हम लोग पढ़ते आए हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ाई किए होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जबकि एलसी ऑसिलेशन हो रहा था, एलसी ऑसिलेशन जो पिछले अल्टरनेटिंग करंट में हमने देखा, एलसी ऑसिलेशन के कारण जिसकी चर्चा भी की गई, तो एक एनर्जी लॉस होते रहता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में मीडियम में प्रोपेगेट करेगा, ऐसा उसकी चर्चा भी की गई थी। तो खैर इसका जो पहले एक ऑब्जर्वेशन से हम लोग इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बनाने में तुमको मैक्सवेल ने अपना प्रिंसिपल दिया, जो कि हम लोग उसके प्रिंसिपल के से को ऑब्टेन करने के लिए जो एक पहले एक हम लोग का एक ऑब्जर्वेशन है उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद उसी से रिलेटेड है एक डिस्प्लेसमेंट करंट। तो पहले इसी टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर इसका देखेंगे इसमें क्या इसका यूज है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट ये टॉपिक हो गया तुम्हारा। इसमें एक ऑब्जर्वेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो एक तुम्हारा क्या है, एक कैपेसिटर को अगर हम लोग एक वेरिएबल मतलब कि एक अगर या तो एसी सोर्स से जोड़ दीजिए और इसके प्लेट के बीच में अगर कोई मैग्नेटिक निडिल रख दिया जाए, यहाँ पर कोई लूप हो जहाँ पर यहाँ पर कोई मैग्नेटिक निडिल अगर आप रख सकते हैं, तो मैग्नेटिक निडिल, तो ये देखा जाता है कि मैग्नेटिक निडिल डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा। जब इसमें यहाँ पर स्विच ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे तो अकॉर्डिंगली ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये इसमें डिफ्लेक्शन शो होगा। तो मैग्नेटिक निडिल में डिफ्लेक्शन शो होना, डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक निडिल, डिफ्लेक्शन शोज मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कोई प्रोड्यूस हुआ। नहीं तो ये नॉर्थ साउथ में जो अर्थ के डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन जब इसको चार्ज करेंगे ये धीरे धीरे चार्ज डिस्चार्ज होते रहेगा, तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक निडिल में एक डिफ्लेक्शन शो होगा, जो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्टेब्लिश है। लेकिन हम लोग जो कि एक लॉ हम लोग जो पढ़े थे, एम्पियर्स लॉ, जो कि हम लोग का चैप्टर 4th में था, एम्पियर्स लॉ, उसमें कुछ हमने स्टेटमेंट पढ़ा था, B.dl जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन कंपोनेंट से उसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट के साथ जो उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है उसको एक लूप के अलोंग जो कि है dl से मल्टीप्लाई कर दिए, दैट्स इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई इन, जो करंट होगा उसके इनसाइड में, लूप के इनसाइड में जो करंट होता है उसके मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो जहाँ तक यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर एक क्लोज लूप हम लेने का कोशिश करेंगे तो यहाँ तो कोई करंट इनक्लोज होगा नहीं, क्योंकि करंट तो आपको यहाँ फ्लो हो रहा है और या यहाँ फ्लो होगा, बीच में तो करंट है नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बट करंट इनसाइड आई इन इज इक्वल टू 0, वहाँ पर लेंगे तो 0, दिस इंप्लाई दैट B.dl इज इक्वल टू 0, this implies that B equals to 0, but experiment suggests that B not equal to 0,
ये बी नहीं है 0। तो ये दोनों जो कंट्राडिक्शन है, अब इसका क्या जवाब है? ये तुमको यहाँ जो कंट्राडिक्शन है, इसमें एक चीज जो कि यहाँ पर अब देखा जा सकता है, यहाँ देखो ऑब्जर्वेशन और जो एम्पियर्स लॉ है, तो समथिंग इज मिसिंग इन द एम्पियर्स लॉ। तो इसका मतलब हुआ एम्पियर्स लॉ मस्ट बी करेक्टेड, एम्पियर्स लॉ मस्ट रिक्वायर ए करेक्शन। इसमें जो तुमको ये जो ऑब्जर्वेशन कहता है कि एम्पियर्स लॉ में कुछ फॉल्ट है जिसको करेक्ट करने की जरूरत है, इसका यहाँ है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर क्या है, ये करंट यहाँ पर जो कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ कैसे? हमने पढ़ा था कि जो करंट होगा तभी लूप में क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो हम लोगों ने मैग्नेटिक ये जो एम्पियर सर्किट लॉ अभी तक जो पढ़ा है हमने, उसमें कुछ करेक्टनेस की जरूरत है, क्योंकि ये तुमको इस ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर जो कि एक चीज जो कि मिसिंग है यहाँ पर, जो कि हम कह सकते हैं यहाँ पर जो चार्ज है ये कैपेसिटर का, ये समय के साथ टाइम के साथ वेरी कर रहा है। चार्ज के वेरी करने से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करने से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है कि प्रोड्यूस हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे कि हमने पढ़ा था, जो कि एम्पियर का जो कि हमने फैराडे का जो इंडक्शन का लॉ हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज से हमको मतलब ये जो लग रहा, मतलब यहाँ पर क्या है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर ये लगता है कि चेंजिंग, यहाँ पर लगता है इट एपियर्स दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जैसे कि डी फाई ई बाई डी टी करें, कोई लूप ले ले, वहाँ पर जो फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज लूप, तो डी फाई ई बाई डी टी हम लोग निकालते हैं। तो डी क्या होगा तुम्हारा, ई इंटू एरिया तुमको ले सकते हो, डी ई इंटू एरिया अगर ले लें बाय डी टी। और जहाँ तक कि एरिया तुम्हारा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है तुमको, कैपेसिटर के अनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तक उस पर जितना चार्ज होगा क्यू ए बाय एप्सिलॉन, और इनटू क्या होगा तुमको एरिया, अगर पूरा ही एरिया ले लिए तो ये तुम्हारा हो गया दैट्स इक्वल टू क्या होगा कि डी क्यू बाय डी टी, और डी इट इज इक्वल टू ए डी क्यू बाय डी टी हो गया तुम्हारा, और डी क्यू बाय डी टी, और एक हो गया तुमको एप्सिलॉन बाहर हो गया, दैट्स इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन। और ये तुमको एक डी क्यू बाई डी टी एक क्या कहलाता है, इट इज ए मतलब इसको जब कि हम लोग कहते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट करंट कह सकते हैं, 1 बाय एप्सिलॉन इंटू आई डी कहते हैं, ये तुमको डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाएगा डी क्यू बाई डी टी। यहाँ पर जो होगा तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स में चेंजिंग करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट। ये वहां पर एक्चुअली फ्लो नहीं कर रहा है, ये फ्लो यहां पर जो वेरी करने से क्रिएट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एप्सिलॉन नॉट से अगर गुना कर दे, दिस इंप्लाई दैट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी इक्वल्स टू आई डी, दैट इज ए डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट इसको कहेंगे हम लोग। तो ये भी तुमको इसका मतलब यही हुआ कि ये जो तुम्हारा है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी एक करंट का टर्म है। तो इसमें जो तुमको होना ये चाहिए था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंजेज प्रोड्यूसेस, यहां पर लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके कारण जो है तो एम्पियर सर्किटल लॉ कैन बी रिटेन, एम्पियर सर्किटल लॉ कैन बी रिटेन। क्या लिख सकते हैं हम लोग नया फॉर्म में, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। ये डिस्प्लेसमेंट करंट भी, ये कंडक्शन करंट हुआ जो कि जो ये कंडक्शन करंट हुआ, ये तुमको हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट, इस दोनों को सम के बराबर होगा। एक क्लोज लूप में अगर आप एम्पियर सर्किटल लॉ कहीं पर लगाना चाहते हैं तो ये दोनों को कंसीडर करना होगा। अब यहां पर देखें, अगर ये इस लूप में दे रहे, यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो है, यहाँ पर जो अंदर बाहर में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जीरो हो जाता है। कैपेसिटर प्लेट के इधर जो तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो यहाँ पर सिर्फ कौन सा करंट होगा तुमको, आईसी है, और यहाँ पर आईडी रहेगा, उसका जगह ले लेगा, और इस प्रकार से दोनों मिलकर एक कंटिन्यूअस करंट शो करेगा। तो तुम्हारा जो कि एम्पियर सर्किट लॉ में ये तुमको इसमें तुमको एक करेक्शन आ गया, जिसमें कि एक एप्सिलॉन डी फाई ई बाई डी टी
दैट इज क्या होगा तुम्हारा कि चेंजिंग इन रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंड्यूसेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और एक तुमको करंट के कारण जो अगर कंडक्शन करंट है तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये तुम्हारा हो गया इस तरह, इस करंट को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इसको हम लोग कहेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाएगा। अब है तुमको, इसके बाद है तुमको एक टॉपिक है, इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, जो एग्जांपल 1 है तुम्हारा, उस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट के बाद। एक एग्जांपल है तुमको दिया हुआ 8.1, पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद मैक्सवेल के इक्वेशन की चर्चा हम लोग करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का एक एग्जांपल में क्वेश्चन है तुम्हारा, जिसका नाम है, जो एक्सरसाइज का पहला तुम्हारा है 8.1। NCERT एग्जाम्पल 8.1। NCERT एग्जाम्पल 8.1। तो ये तुम्हारा क्या है, इसमें एक दिया हुआ है तुमको, एक सोर्स है जिसमें एक रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है और एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, RC सर्किट है DC का, एक DC वोल्ट जुड़ा हुआ है तुमको, इसमें एक DC बैटरी यहाँ पर जुड़ा हुआ है 2 वोल्ट का। तो 2 वोल्ट का यहाँ पर एक बैटरी जुट गया है, ये V बराबर 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, R बराबर 1 मेगा ओम दिया हुआ है इसमें। और यहाँ पर तुमको कैपेसिटेंस इसका दिया हुआ है, और इसका जो रेडियस है 1 मीटर दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है 1 मीटर, और इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है C = 1 नैनो फैराड। तो ये तुम्हारा हो गया C = 1 नैनो फैराड। और यहाँ पर जब तुमको है, अगर कभी चार्ज यहाँ पर Q और यहाँ पर क्या हो जाए T टाइम पे ये वेरी करता रहेगा चार्ज, जबकि स्टार्टिंग में तुम्हारा चार्ज क्या होता है, ये वेरी करता है। तो हम लोग अगर चाहें तो इसका किरचॉफ्स लॉ के आधार पर हम लोग चार्ज का वैल्यू तो निकाल सकते हैं इंटीग्रेट करके। जो इक्वेशन हम लिख सकते हैं dq/dt प्लस IR, I को फिर क्या लिखते हैं dq/dt इंटू R, और प्लस क्या होगा q/c इक्वल्स टू प्लस q/c इज इक्वल टू v। इसको सॉल्व करके इससे q का हम लोग वैल्यू dq/dt को I लिख करके इसको वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन तुम्हारा जो कि हम लोग इसका q का, लेकिन यहाँ पर dq/dt इसको क्या किया हुआ है तुम्हारी किताब में, इसका वैल्यू दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। तो हम इसको डेरिवेशन को छोड़ देते हैं, तुम चाहो तो इसको डेरिवेशन को जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो बुक का है, बुक में तुम्हारा q का वैल्यू दिया हुआ है, तो उसको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करते हुए हम q का वैल्यू बुक से जब चाहें ले सकते हैं। q भी c भी 1 - (-t/RC), इसको हम लोग टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं। टाइम दिया हुआ है t = 10⁻³ सेकेंड क्वेश्चन में। उस समय यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना इंड्यूस हो रहा है वो बताना है। तो t = 10⁻, क्वेश्चन है तुमको हो रहा है ये डाटा के बाद, t = 10⁻³ सेकेंड में कितना तुमको जो प्लेट के, जो कैपेसिटर प्लेट के बीच में कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, V = व्हाट। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा लूप ले लेंगे, इसके सिमेट्रिकल मतलब परपेंडिकुलर टू दी, जो कैपेसिटर प्लेट के परपेंडिकुलर एक हम लोग लूप ले लेंगे, जो कि 1/2 मीटर रेडियस का। लिख लेते हैं, ए लूप ऑफ रेडियस 1/2 मीटर टेकन perpendicular to the plate perpendicular to the plate as loop। तो इसमें लूप के रूप में इसको ले लेते हैं हम लोग।
तो इसमें जो है तुमको इसमें तुमको देख लेते हैं हम लोग, इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग आ रहा है। तो बी डॉट डी एल उसके बाद लागू करके इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट करंट डेवलप होगा उसको निकाल लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो तुम्हारा होता है दैट्स इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, और लूप हमने लिया है 1/2 मीटर का। तो चलिए, तो यहाँ पर तुमको एप्सिलॉन नॉट तो हो ही गया, और डी क्यू बाय डी बाई डी टी, फाई का मतलब हो गया फाई फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू पाई इंटू जो लूप लिए हमको सिमेट्रिकली लिए हैं बीच में 1/2 मीटर स्क्वायर का। और जहाँ तक की बात रहा इसका वैल्यू है दैट्स इक्वल्स टू डी बाई डी टी, और क्यू का वैल्यू हो गया, ई का वैल्यू हो गया तुमको क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय पाई इंटू 1 स्क्वायर, टोटल एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, आई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 पाई इंटू 1/4। तो ये पाई तो कैंसिल आउट हो गया, तो और एप्सिलॉन नॉट भी तुम्हारा यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या चीज़, एप्सिलॉन डी फाई बाई डी टी था, तो एप्सिलॉन नॉट और तुम्हारा कौन सा कैंसिल हो गया, दैट्स इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी था। तो एप्सिलॉन नॉट और तुम्हारा ये एप्सिलॉन नॉट कट गया, और तुमको पाई भी कैंसिल हो, तो 1/4, और क्या बच गया डी क्यू बाय डी टी। तो क्यू का वैल्यू है तुम्हारा सी भी इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाय सी भी 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी। इसका वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ इसको। तो कटने के बाद तुम्हारा क्या हो गया 1/4 डी क्यू बाई डी टी, यहाँ पर लिख दो 1/4 डी क्यू बाय डी टी। तो यहाँ पर आ गया 1/4 डी क्यू बाय डी टी। तो दैट्स इक्वल्स टू 1/4 और डी क्यू बाई डी टी। तो क्यू का वैल्यू हमारे पास है सी भी 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी, ये तुम्हारा वैल्यू आ गया। तो अब क्या होगा तुम्हारा, अब इसका जो वैल्यू आ गया दैट्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा तुमको, ये तुम्हारा वैल्यू अब आया, इसका वैल्यू आ गया तुमको 1/4, तो बाहर है ही तुम्हारा, सी भी तुम्हारा क्या हो गया बाहर आ गया, और ये 1 का डिफ्रेंसिएशन तो 0 हो गया, माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी, आई इंटू फिर क्या हो गया माइनस 1 बाय आर सी से भी इसमें मल्टीप्लाई हो गया। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, तो ये तुम्हारा हो गया आर सी, सी और सी बाहर में जो है वो कैंसिल आउट हो गया, तो वी बाय आर हो गया तुम्हें। तो 1/4 इंटू वी बाय आर इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी, ये किसका वैल्यू हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू हो गया। इसमें अब डाटा रखने की जरूरत है, इसको डाटा रख के हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें डाटा तुम्हारा क्या है, अब डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू जो तुम्हारा यहाँ पर आया है न्यूमेरिकली वैल्यू में यहाँ पर रख देता हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए। तो आई डी इक्वल्स टू आ गया तुमको 1/4, तो आई डी जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू में लिख देता हूं 1/4, वोल्टेज है तुमको 2 वोल्ट बाय रेसिस्टेंस है 10⁶ ओम, 10⁶ ओम, और ई टू दी पावर माइनस 10⁻³ सेकेंड बाय आर सी, आर हो गया 10⁶ ओम आई इंटू 10⁻⁹ फेराड, 1 नैनो फेराड का। तो ये हो 10⁻³ तो टी टू पावर -1 हो गया। तो ये हो गया तुमको 1/4 इंटू 2, तो आई डी का वैल्यू हो गया 1/4 है यहाँ पर 0.5 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1/e ई टू दी पावर -1, दैट इज 1/e का वैल्यू 2.71, तो ये हो गया तुमको 0.37 एम्पियर हो गया तुम्हारा ये। तो 0.5 और इंटू क्या होगा तुम्हारा 1/4, ये 2 से कैंसिल हुआ, 0.5 इंटू 10⁻⁶ और इंटू क्या होगा 0.37। ई का वैल्यू मैंने कहा कि 2.71 और तो 1/e हो गया तुमको 0.37, ये तुम्हारा वैल्यू आ गया। अब हम लोग इसमें एम्पियर्स लॉ लागू करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। एम्पियर्स लॉ
को लागू करेंगे। जो लूप हमने लिया है 1/2 मीटर का, 1/2 मीटर रेडियस का जो हमने लूप लिया है, जो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द प्लेट रहेगा और सिमेट्रिकली लिया गया है बीच में सेंटर पे, तो लूप जो लिया गया है उस लूप में हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ लागू करते हैं। तो जिसमें कि तुम्हारा उसका रेडियस क्या है, तुमका B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू IC प्लस ID। तो IC तो वहाँ 0 है उस लूप में, B इंटू इसका जो तुम्हारा है 2 पाई इंटू रेडियस क्या लिया गया उस लूप का 1/2 मीटर एज्यूम किए हम लोग, जो कि सिमेट्रिकली वहाँ पे लिया गया है। दैट्स इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा, और इज इक्वल टू B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है 4.10⁻⁷ इंटू IC तो 0 हो गया और ID का वैल्यू आ गया, जो वैल्यू यहाँ पर आया है 0.5 इंटू 10⁻⁶ इंटू 0.37, ये तुम्हारा आ गया वैल्यू। तो ये जो सारा है तुमको पाई, तुम्हारा यहाँ पे पाई भी कैंसिल आउट हो गया, तो तुम्हारा जो कि B का वैल्यू आ गया तो 4 है और 2 इंटू 0.74 और तुमको इंटू 10⁻⁶ टेस्ला, तो B इक्वल टू 0.74 माइक्रो टेस्ला, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ये एग्जाम्पल नंबर 1 का। तो इसमें क्या किया गया, तुमको फिर से इसको रिमाइंड कराते हैं। एक तुमको दिया हुआ है बैटरी दिया हुआ है 2 वोल्ट का, उसके वहां पर एक कैपेसिटर और एक रेसिस्टेंस उसमें लगा हुआ है। कैपेसिटर के प्लेट का रेडियस 1 मीटर है और इसके जो है तुमको यहाँ पर जो है इसका हम लोग को यहाँ पर एक जो मिडवे में है, तुमको मिडवे में इसका निकालना था हमको, बीच में कैपेसिटर प्लेट के बीच में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जब वैरी करते रहेगा उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट होगा। इसके लिए हमने इसके परपेंडिकुलरली यहाँ पर 1/2 मीटर का एक रेडियस का, इसका सिमेट्रिकल ये 1 मीटर का है तो इसके बीचों बीच 1/2 मीटर का एक लूप कंसिडर किया गया। तो उस लूप में हम लोग क्या निकाले, पहले उस लूप में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब कि चेंज का रेट है, ID का वैल्यू एप्सिलॉन d phi E by dt होता है, तो phi को E इंटू एरिया, इसका एरिया पाई इंटू 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, और जो कि E का वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है Q बाय A एप्सिलॉन, जो प्लेट का एरिया होगा A, Q बाय A एप्सिलॉन, तो दोनों में 1/4 का अंतर है, तो एप्सिलॉन तो बाहर से कैंसिल हो गया, 1/4 बाहर आ गया, dq by dt, और Q को जो Q का जो वैल्यू तुम्हारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ था CV 1 - e to the power - t by RC, उसको वहां पर डिफरेंशिएट कर दिए, तुम्हारा आ गया जो एक्सप्रेशन आ गया तुम्हारा, दैट इज 1/4 तो बाहर रहा ही, V by R e to the power - t by RC, RC तुम्हारा टाइम कांस्टेंट है, R और C का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो वो तुम्हारा e to the power -1 आ गया, और सबका वैल्यू पुट कर दिए, तो 1/e का वैल्यू 2.71 होता है, तो 1/e 0.37 होता है, ये तुमको कैलकुलेट करके देख सकते हो। और उसके बाद तुमको क्या था, फिर एम्पियर सर्किट लॉ B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट ID, IC तो 0 है ही, तो B और उसका DL का क्या होगा, तो सरकम सब जगह सेम, सब जगह सिमेट्रिकल हमने लिया ही है, तो सब जगह मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगा, और इसलिए DL का क्या होगा 2 पाई इंटू 1/2, और इस प्रकार से क्या होगा तुम्हारा जो कि है तुमको डिस्प्लेसमेंट करंट पता था, तो उससे हमको मैग्नेटिक फील्ड वहां पर कितना इंड्यूस हुआ ये पता चल गया। तो इस तरह से एनसीईआरटी का जो एग्जांपल नंबर 1 है वो तुमको समाप्त हो गया। अब तुमको है मैक्सवेल का इक्वेशन कहा जाता है। मैक्सवेल ने तुमको 4 इक्वेशन के हेल्प से, जो हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो 4 फेमस इक्वेशन है उसके हेल्प से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोडक्शन का प्रिंसिपल दिया। तो इसके हम लोग को तो खैर इस इक्वेशन का नाम हम लोग को देखना किस किस इक्वेशन का मैक्सवेल ने हेल्प लिया, और लेकिन इसके जो प्रॉपर्टीज को, इन सबों को जो प्राप्त करने के लिए जो हम लोग को इक्वेशन का यूज करके एनालिटिकल हमारे कोर्स में उसको पढ़ाने के लिए नहीं है, ऐसे एस.सी. वर्मा के बुक में उसका प्रूविंग भी गिवन है। लेकिन अभी हम लोग का चूंकि जो दायरा है हम लोग एनसीईआरटी के बुक के आधार पर ही अपना जो लेक्चर है तैयार किया हुआ है, जो एनसीईआरटी एस.सी. वर्मा के आधार पर जो लेक्चर तैयार होगा तो उसमें इसको डेरिवेशन भी किया जाएगा। तो तुमको देखोगे इसका जो है तुम्हारा अभी जो तुम्हारा है, तो हम लोग देखते हैं मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन देखते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन का यूज किया है अपने इसके प्रोडक्शन के लिए। पहला हो गया तुमको इंटीग्रेशन, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू जो सरफेस होता है, जो गॉस थ्योरम हम लोग पढ़े हैं,
दैट्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यही है तुम्हारा। दूसरा है तुमको सेकेंड नंबर जो तुम्हारा है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, वहां पर चार्ज तो फ्री नहीं होता मैग्नेटिक में जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा टुगेदर होता है। तो यह है तुमको गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तीसरा है तुमको ई डॉट डी एस, ये तुम्हारा हो गया गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ई डॉट डी तुमको गॉस लॉ इन। अब तीसरा है तुमको ई डॉट डी एल जो कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो ईएमएफ डेवलप्ड इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का रेट। ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये होगा तुमको रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस दैट इज इक्वल टू ईएमएफ दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसका कहना यही है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। और चौथा लॉ जो तुम्हारा है जो कि एम्पियर सर्किट लॉ, जिसको हमने अभी करेक्ट करके लाया है, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू क्या होगा तुमको म्यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। इसका कहना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होने से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और करंट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये हो गया एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये तुमको जो है इस तरह से तुमको इन चारों इक्वेशन के हेल्प से मैक्सवेल ने तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोडक्शन का थ्योरी प्रिंसिपल दिया। यूजिंग दीज फोर equation Maxwell has given theory of production of electromagnetic wave, theory of production of electromagnetic wave, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोडक्शन का थ्योरी दिया उन्होंने। तो इन्होंने कहा इसका जो थ्योरी है अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन का, उसकी हम लोग अब चर्चा करेंगे। और जाहिर है कि इसका जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से हम लोग पढ़ाई करेंगे, इसको क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, इसको जो है इस इक्वेशन को यूज करके उसका जो डेरिवेशन है उस आधार पर जो मैंने अभी तुरंत जो कहा था उस चैप्टर को हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि उसका क्वालिटेटिव जो तुम्हारा है क्वांटिटेटिव के बजाय क्वालिटेटिव स्टडी हम लोग इसका करेंगे। कुछ रिजल्ट्स के आधार पर हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रॉपर्टीज, उसके स्पेक्ट्रम और किस प्रकार से प्रोडक्शन होता है, उसके सोर्स, इन सबों की चर्चा हम लोग करेंगे और उसके कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे इस लेक्चर में। तो हम लोग अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोडक्शन के सोर्स क्या है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जैसे है तुमको अभी हमने, जैसा कि मैक्सवेल ने अपने एक्सपेरिमेंट किया, अपनी जो मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने मैथमेटिकली जो उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ किया, उसके आधार पर उन्होंने सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये क्या है तुमको, ये कहा इन्होंने कहा, मैक्सवेल ने कहा कि तुमको कोई भी जो तुमको है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक दूसरे को प्रोड्यूस करता है, टाइम के साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और इस तरह से ये जो एनर्जी जो एक्सचेंज होते रहता है दोनों में, तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता है। तो ये तुमको क्या हुआ, द टाइम वेरिंग टाइम वेरिंग जो तुमको है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड produces
प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करेगा। टाइम वेरिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा ये तुमको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है। द प्रोपेगेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव propagates perpendicular to electric field and magnetic field, और ये E क्रॉस B में जाता है, इसका डायरेक्शन होता है E क्रॉस B के तरफ मूव करेगा, ये प्रोपेगेट करता है E क्रॉस B के, ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो अब रहा कि इसको हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं। एक स्टैटिक चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, जो कि हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किए थे, जो कि तुम्हारा था पहला चैप्टर। एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एक मूविंग चार्ज जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और अगर एसिलेटेड चार्ज हो तो एसिलेटेड चार्ज तुमको टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और इसका मतलब हुआ कि एसिलेटेड चार्ज कैन प्रोड्यूस, accelerated charge produces perpendicular magnetic and electric field, magnetic and electric field। ये दोनों को क्या करता है, दोनों को प्रोड्यूस करता है। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस करता है। द frequency of oscillation of charge is equal to the frequency of produced इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर एक रीजन में तुमको यहाँ पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पर क्या होगा, ये तुमको ऑसिलेट करेगा, तो ये ऑसिलेट जैसे इधर ऊपर नीचे करते रहेगा, तो इस रीजन में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। और जितना फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट करेगा चार्ज, उतना ही फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है। और ये तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के, ये तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के तुम्हारा जितना जो डायरेक्शन होगा उसके पर्टिकुलर डायरेक्शन ये प्रोपेगेट करेगा। और इस प्रकार से तुमको क्या होगा कि एक एसिलेटेड चार्ज जो कि ऑसिलेटेड चार्ज होगा, जो कि एलसी ऑसिलेशन में, जैसे कि हमने पढ़ा था एलसी ऑसिलेशन में जैसे कि एसिलेटेड चार्ज होता है, एलसी ऑसिलेशन में एसिलेटेड चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर देगा। ये तुम्हारा एक जो चार्ज होता है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती थी तुम्हारा न्यू बराबर 1/2 पाई रूट अंडर LC, तो इतना फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये भी यही रहेगा। LC ऑसिलेशंस अगर क्रिएट करते हैं चार्ज को मूव करा के, तो इसमें अगर तुमको जैसे विजिबल लाइट है तो विजिबल लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी 10^14-15 हर्ट्ज में होता है, तो उतनी फ्रीक्वेंसी का हम ये जो प्रोड्यूस करना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि L और C के वैल्यू को इस ढंग से एडजस्ट करना काफ़ी कठिन है, जिससे कि 10^15 हर्ट्ज तक में कोई प्राप्त कर सके। तो इसलिए लो फ्रीक्वेंसी के जो हम तुमको इस प्रिंसिपल से जो तुमको बनाया गया, हर्ट्ज ने तुमको पहले प्रोड्यूस किया। हर्ट्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन लेबोरेटरी बाय मैक्सवेल प्रिंसिपल। मैक्सवेल प्रिंसिपल से हर्ट्ज ने पहली बार क्या किया, जिसके सम्मान में तुमको आज भी तुमको जिसके क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी का यूनिट हम लोग हर्ट्ज रखते हैं। तो हर्ट्ज ने सबसे पहले इसको क्या किया कि मैक्सवेल के प्रिंसिपल को यूज करके उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटली क्या किया, इसको जनरेट किया। और इसमें जेसी बोस ने भी उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के वेव या उससे शॉर्ट वेवलेंथ के वेव प्रोड्यूस करने में कुछ सफलता प्राप्त की, जिसका जिक्र एनसीईआरटी बुक में किया हुआ है। और मार्कोनी जो तुम्हारा है, जो कि मार्कोनी को जो देखा होगा रेडियो, मार्कोनी प्रोपेगेट्स मतलब सेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो रेडियो कहते हैं, वन प्लेस टू अनदर। और ये तुमको मॉडर्न कम्युनिकेशन का ये बेस बन गया। मॉडर्न कम्युनिकेशन यहीं से तैयार हुआ, जो कि आजकल हम लोग इसका एडवांस वर्जन जो देख रहे हैं। इसी से पहले तो एक रेडियो के रूप में एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया, उसके बाद उसने टेलीफोन का रूप ले लिया, दोनों साइड से भेजा जाने लगा। फिर तुमको जो है विजुअल में आ गया, उसमें टीवी ले लिया। फिर अब जो इसका कम्युनिकेशन सबको जोड़ के जो हमारा मोबाइल फोन आ गया, जो कि इन सब टेक्नोलॉजी का यूज करके एक और इंटरनेट आ गया, जो कि काफी कम्युनिकेशन आजकल डेवलप फेज में इसी का। और ये इसमें सारे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है मॉडर्न कम्युनिकेशन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर बेस्ड हैं। वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन करते हैं आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, और जिससे कि तुमको अपना जो है एक मैसेज दूसरी जगह तक जो एनर्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। और ये जो सारे सिस्टम है तुमको ये मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम जो भी बना हुआ है, ये जो तुम्हारा मैक्सवेल का जो प्रिंसिपल था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो पर्टिकुलरली होगा दैट प्रोड्यूसेस क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड इसको जो फुलफिल करता है, जो कि जो स्टैटिक चार्ज कैन प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड बट मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, दो एंड एसिलेटेड चार्ज प्रोड्यूस टाइम वेरिंग बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इफ ए चार्ज इज ऑसिलेट इन ए रीजन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज, एसिलेटेड चार्ज जो ऑसिलेट जो कर रहा है उसके चार्ज के फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। और जो प्रोपगेट जो करता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ये पर्टिकुलर डायरेक्शन जाता है ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में, तो ये तुम्हारा हो गया इसका तुमको मैक्सवेल का जो इसके सोर्स हो गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्या क्या कहां कैसे प्रोड्यूस होते हैं। अब जहां तक इसकी कुछ प्रॉपर्टी की बात है, इसका कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, नेचर हैं, उसकी चर्चा हम लोग इस लेक्चर में भी कर सकते हैं अभी। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसका जो नेचर है तुमको एक तो हम लोगों ने अभी जो प्रोपेगेट किया, प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के आधार पर उन सबों को हम लोग समराइज कर लेते हैं इसको कुछ पॉइंट्स में, और कुछ जाहिर के एनालिटिकल के बजाय क्वालिटेटिव हम लोग स्टडी करेंगे। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तुम्हारा क्या हो गया, इसमें क्या क्या नेचर इसका क्या है। इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो तुम्हारा प्रोड्यूस होगा इसमें तुम्हारा क्या है कि ये तुमको होता है, पहला पॉइंट है कि अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, ये तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर y डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में हो, दैट इज इक्वल टू बी ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये x डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है कौन, तुमको वेव प्रोपेगेशन डायरेक्शन। और ये तुमको हो गया बी जेड हो गया तुमको, दैट्स इक्वल्स टू बी नॉट, और ये y डायरेक्शन में ये दोनों आपस में पर्टिकुलर होनी चाहिए, और साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये तुमको यहाँ पर जो है तुमको ये दोनों जो है तुमको द ई जे क्रॉस के, जैसे ये y डायरेक्शन में है तो ई क्रॉस बी में द वेव प्रोपेगेट्स, द वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EM wave, the electromagnetic wave propagates in E cross B, that is J cross K, that is equal to I in X डायरेक्शन हो गया तुम्हारा। J क्रॉस K, J के तरफ हाथ को रखिए, J ऊपर हुआ और इधर X देखिए K की तरफ मुड़ रहा है, तो ये I के डायरेक्शन में जाएगा। तो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो तुम्हारा होता है जो EM wave इज ट्रांसवर्स इन नेचर, ये ट्रांसवर्स वेव होता है, ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स वेव, ये ध्यान रहे। ये कैसा वेव है, वेव तुमको लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और EM वेव जो लाइट वेव है तुम्हारा वो ट्रांसवर्स वेव होता है। लाइट वेव इज द एग्जांपल ऑफ EM वेव, लाइट वेव इज एन एग्जांपल ऑफ EM वेव, दैट इज ये तुम्हारा कहते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल और जो तुमको ये पोलराइजेशन भी शो करता है,
ट्रांसवर्स वेव दैट इज EM वेव शोज पोलराइजेशन, जिसकी चर्चा हम लोग अगले जो आने वाले जो कि लाइट जो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स उसमें करेंगे। तो पोलराइजेशन तुमको लॉन्गिट्यूडनल वेव शो नहीं करता है, और इससे ये और ये जो तुमको है इसको प्रोड्यूस करने के लिए वैक्यूम में ही प्रोड्यूस हो जाएगा, इसके लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है, जिसको पहले लोग ईथर मीडियम के आधार पर कहते थे, उसके वाइब्रेशन से ये प्रोड्यूस होता है। लेकिन बाद में देखा गया कि ये तुमको इसको प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। तो ये तुम्हारा हो गया कि ये ट्रांसवर्स इन नेचर होता है, और जाहिर है कि ये तुम्हारा हो गया। इसमें जो कि कुछ टर्म्स आए हुए हैं जिसकी चर्चा हम कर लेते हैं। इसमें तुमको है E0 जो तुम्हारा है, जो कि एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसका जो कि मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड E0 इज इक्वल टू CB0। ये तुमको एक फॉर्मूला इसी में तुमको देख सकते हो, या इसको दूसरा नंबर कर दे रहे हैं तुमको ये ओमेगा से। इसमें ये तुमको जो सिंपल जो है तुम्हारा इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ओमेगा है, तुमको ओमेगा इक्वल्स टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट्स इक्वल्स टू 2 पाई इंटू न्यू। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। के जो है तुमको वेव नंबर के इक्वल्स टू ओमेगा बाय वी होता है। वी दैट इज वेलोसिटी ऑफ वेव, ये वेलोसिटी ऑफ वेव हो गया। ये हो गया तुमको वेलोसिटी ऑफ वेव याद होगा, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ये हो गया वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ दैट्स इक्वल्स टू 2 पाई बाय लेम्डा। ये हो गया वेव नंबर, या ओमेगा बाय वी या 2 पाई बाय लेम्डा, ये फ्रीक्वेंसी हो गया तुम्हारा। और तुमको ये जो तुम्हारा दूसरा पॉइंट अभी लिख रहे थे हम लोग, इसको सेकेंड नंबर पॉइंट करके लिख देते हैं। E0 इज इक्वल टू CB0, E0 इज इक्वल टू CB0, वेयर C इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। B0 हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। C इज इक्वल टू हो गया स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट्स इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। और इसको हम लोग वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो कि हम लोग अभी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये तुम्हारा हो गया E0 इज इक्वल टू CB0, ये तुम्हारा हो गया। और ये सब जो तुम्हारे कुछ फार्मूलाज हैं, ये जो तो इक्वेशन है तुमको साइन ओमेगा टी प्लस KX हो सकता है, KX माइनस ओमेगा टी होता है, ओमेगा टी माइनस KX, ये फॉर्मूला। लेकिन जो जैसा इक्वेशन साइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वैसा ही इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड का होगा। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाएंगे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड के आधार पर दोनों टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगे, तो तुमको E क्रॉस B के डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होंगे। तो ये 2 पॉइंट हो गए तुमको। तीसरा पॉइंट के रूप में हम लोग लिखते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे इसमें थर्ड पॉइंट, स्पीड जो होता है तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो तुमको डिपेंड करता है उस मीडियम के परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी। तो स्पीड ऑफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम डिपेंड्स अपॉन परमिएबिलिटी एंड इट्स परमिटिविटी। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड्स अपॉन permittivity and permeability of medium and permeability of मीडियम की परमेबिलिटी पर ये डिपेंड करता है। तो स्पीड जो है तुमको पर इसके डिपेंड करता है। और C इज इक्वल टू क्या होगा तुमको, V इज इक्वल टू 1/√अंडर म्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट। और अगर वैक्यूम में है तुमको, ये तुमको जबकि वैक्यूम में होगा, इन वैक्यूम C इज इक्वल टू 1/√अंडर वैक्यूम के लिए म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं हम लोग। और म्यू नॉट का वैल्यू तो तुम्हारा कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। और इसका वैल्यू हो गया 1/4 पाई इंटू 9 टू 10⁻⁹। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना होता है तुमको, 9 × 10⁻⁹, जो कि फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कूलम्ब्स लॉ में। तो इसके आधार पर जो तुम्हारा हो गया 9 × 10⁻16 ऊपर चला गया,
तो ये हो गया रूट अंडर 9 इंटू 10⁻9 ऊपर चला गया बाय 10⁻⁻7, 4 कैंसिल हो गया, दैट्स इक्वल टू रूट अंडर 9 इंटू 10⁻16, दैट्स इक्वल टू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये वैक्यूम में निकल गया। और दूसरा मीडियम हुआ तो उसका आप जो रिलेटिव परमिएबिलिटी और रिलेटिव तुम्हारा जो कि जो डाइलेक्ट्रिक के कांस्टेंट होगा उससे मल्टीप्लाई करके इसको तुम कर सकते हो, जो कि हमारा ये तो तुम्हारा कहलाता है, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं लाइट में। ये जो तुम्हारा हो गया तुमको वेलोसिटी का जो तुम्हारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम भी इसी से रिलेटेड चीज़ है, दैट्स इक्वल्स टू सी बाय वी होता है। ये सी बाय वी, और सी का मतलब हो गया तुम्हारा, सी का मतलब ये जो सी भी हो गया तुम्हारा, भी में तुमको म्यू इंटू एप्सिलॉन बाय म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू को क्या लिखते हैं, म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है तुमको। देखो जैसे ये होगा तुमको म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बाय एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को तुमको, ये तुमको एप्सिलॉन आर को हम लोग क्या कहते हैं, एप्सिलॉन आर को हम लोग के भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रूप से भी के भी नाम से जानते हैं। तो ये तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता है, जो कि लाइट में तुम इसका जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हो। ये तुमको क्या होता है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो इसकी वजह से तो इस चैप्टर में चर्चा नहीं की गई, इसे मैंने ये एक्स्ट्रा बता दिया। ये तो ये तुम्हारा हो गया, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई कि ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुमको जो स्पीड है तुम्हारा, इसका डेरिवेशन हमारे बुक में अभी नहीं किया गया है। तो ये जो दूसरा चौथा नंबर तुम्हारा है जो कह सकते हो, तुमको एनर्जी जो होता है, तुमको एनर्जी ऑफ रेडिएशन जो होता है, तुमको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव E इक्वल्स टू एच न्यू, या एच सी बाय न्यू का वैल्यू एच सी बाय लेमडा। एच इज इक्वल टू हो गया तुमको प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं, प्लैंक कांस्टेंट, दैट्स इक्वल 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये तुमको आ गया। तुम कह सकते हो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव P इज इक्वल टू एनर्जी बाय सी। ये एनर्जी है, एनर्जी बाय सी। तो एनर्जी हो गया तुमको एच सी बाय लेमडा बाय सी, दैट्स इक्वल टू एच बाय लेमडा, ऐसा भी कह सकते हो। ये मोमेंटम हो गया। तुमको जो इंटेंसिटी होता है तुम्हारा, इंटेंसिटी और जो तुम्हारा हो गया इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी बाय एरिया। इंटेंसिटी जो होता है तुमको एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये तुम्हारा जितना एनर्जी जाता है इसको हम लोग इंटेंसिटी भी कहते हैं। और इंटेंसिटी तुम्हारा होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा अगर, तो ये होता है तुमको हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी, ये RMS का स्क्वायर इंटू सी। और मैग्नेटिक फील्ड के कारण इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होगा, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होगा तो B RMS का स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट इंटू तुम्हारा हो गया C, इसमें C से गुना, C वेलोसिटी ऑफ लाइट से इसमें गुना हो गया इंटेंसिटी। और पावर होता है तुमको एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट इज वाट, उसका यूनिट होता है। तो ये सब तुम्हारे जो है इसके कुछ प्रॉपर्टीज थे, और इसके जो आधार पर तुमको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं तुमको NCERT बुक्स में, जिसको कि हम लोग देख सकते हैं इसमें, जिसमें है 8.2 नंबर है तुम्हारा NCERT का, जैसे उसमें देख लेते हैं हम लोग। NCERT में तुमको जैसे 8.1 अभी बताए थे डिस्प्लेसमेंट करंट, और इसके आधार पर तुमको दिया हुआ है जो कि 8.2 में दिया हुआ है तुमको कुछ 25 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का वेव है, और उसका जो तुमको है दिया हुआ कि
तो इसका जो तुमको जो है क्वेश्चन तो अभी माइंड में नहीं है, तो इसको जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो इसका जो तुमको क्वेश्चन का डाटा वगैरह ध्यान में से उतर गया है। तो अभी तुमको जो है इसका जो तुमको जो भी तुमको प्रॉब्लम है, तुमको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है, एक लेक्चर तुमको और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम आगे बताना है, और कुछ जो एनसीईआरटी के 3-4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसको डिस्कस कर लेना है। और तुमको इसके बाद जो तुमको है ये चैप्टर लगभग नेक्स्ट लेक्चर में समाप्त हो जाना चाहिए। तुम लोग को जो भी पोर्शन, किसी भी पोर्शन को समझने में दिक्कत हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी में भी कोई पोर्शन नहीं समझ में आ रहा हो, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रही हो, या तुमको पर्सनल गाइड के रूप में हमें जो चूज़ करना हो, तुम राइट शेड्यूल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर हैं या तुमको जो नंबर दिए हुए उस पर तुम कॉल कर सकते हो, या तुमको ईमेल से तुम मैसेज कर सकते हो। तो ईमेल से का भी उसमें मिल जाएगा तुम्हें। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। तो बाकी तुमको जो भी दिक्कत हो हमसे संपर्क कर सकते हो। तो